नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज है 2 फरवरी 2024 और 2 फरवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो छठवां बजट पेश किया है। जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने लगातार छठवीं बार बजट पेश किया है। इससे पहले जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किया था। तो मोरारजी देसाई के बाद दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार छठवीं बार बजट पेश किया है। ठीक है, ये एक पेपरलेस बजट था जिसके अंदर वित्त मंत्री जी ने 58 मिनट तक स्पीच दिया था। इतना छोटा स्पीच क्यों दिया था? क्योंकि ये एक अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट क्यों था? तो अप्रैल मई के अंदर लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, तो अप्रैल मई तक का बजट था, तो ये एक अंतरिम बजट था। आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चों की जो योजना होती है उसको बजट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो अनुच्छेद 112 ऐसा बोलता है कि एक वर्ष के जो केंद्रीय बजट होगा उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। और बजट का मोटा मोटी मतलब यही होता है, एक साल के अंदर कमाई क्या होगी और उस कमाई में से अपन कहाँ पर कितना खर्चा करेंगे, इस संपूर्ण योजना को बजट कहा जाता है। बजट में से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बजट की मैंने एक अलग से क्लास आपके लिए बना दी है। कुछ ही मिनटों में वो क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो उस क्लास के अंदर तो डिटेल एनालिसिस अपन करेंगे, उससे पहले बजट की कुछ हाईलाइट अपन इस क्लास में भी चर्चा कर लेते हैं। अंतरिम बजट 2024 के बड़े ऐलान क्या थे? जो टैक्स के रेट्स है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस बार टैक्स के रेट्स सेम वही है जो पिछली बार थे। और जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें 11.1 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का ऐलान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लान के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। एनर्जी हो गया, मिनरल हो गया, सीमेंट हो गया, इन तीनों के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 जो पुराने रेल के डिब्बे हैं उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट्स बनाए जाएंगे। 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल को गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अलग से कोष बनाया जाएगा। ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों के गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी होगी और अब जीडीपी का 3.4% रक्षा खर्च हो जाएगा। और जो आशा सहयोगिनी या आशा बहनें हैं उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 9 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये जो अंतरिम बजट 2024 था उसके कुछ बड़े ऐलान थे जिनको आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। और जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे ये 6वें क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे जिनका आयोजन तमिलनाडु के अंदर 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 के मध्य हुआ था। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर के अंदर हुआ था। जो स्क्वाश गेम है उसको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर शामिल किया गया था और सिलंबम को स्वदेशी मार्शल आर्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उनका शुभंकर क्या था? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। वीरा मंगाई वेलु नाचियार शुभंकर था। इस आयोजन के अंदर 5,600 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। जो वृत्ति अग्रवाल है तेलंगाना की तैराकी की प्लेयर है, उनको 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिए गए थे। तो 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे वृत्ति अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मैं पिछले 2 महीने से लगातार आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अलग अलग टॉपिक्स पर क्लासें मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आज ही क्लास और आने वाली है जनवरी करंट अफेयर के नाम से, जिसमें कंप्लीट जनवरी मंथ के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कुछ ही घंटों में कवर करेंगे। तो उस क्लास को भी आप जरूर चेकआउट करना। क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक क्यों लगाई है? उसका कारण है कि कुछ जो रॉन्ग एक्टिविटीज है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर देखने को मिली थी। उसके बाद आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी है। नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप, और 29 फरवरी के बाद आप कोई भी अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक दे रही है वो 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में अपन जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 28 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा के अंदर है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे। 2021 के अंदर
इस बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब बात आरबीआई की कर लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो झारखंड। झारखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये फोटो है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की। इनसे पहले जो झारखंड उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे श्री चंद्रशेखर, जिन्होंने 20 फरवरी 2023 को अपना पद ग्रहण किया था और अब नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा होती है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है। और जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना वर्ष 2000 के अंदर हुई थी। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको अपन रिवाइज मार लेते हैं। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपल कुंडू। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी है नादिया केल्विनो। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणदीप जायसवाल। पेप्सिको इंडिया के सीईओ बने हैं जागृत कोटेचा। यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं शीलवर्धन सिंह। भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग टोपके। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। सेंथिल पांडियन सी को डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में चुना गया है, यह है सेंथिल पांडियन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो बीएचयू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेटर मशीन लगाई गई है। ये होती है वो मशीन, ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेटर। इस मशीन का काम क्या होता है? तो ये मशीन किसी भी जैविक सामग्री जैसे खून हो गया, लार हो गया, बाल हो गया या कोई भी उत्तक हो गया, उससे डीएनए निकालने में सक्षम होती है और उस डीएनए को निकालकर उसका अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से भविष्य में किसी भी महामारी पर लोगों के प्रभाव को समझने में आसानी होती है। 2023 के अंदर फर्स्ट चीजें कहाँ पर क्या हुई है? तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के अंदर खोला गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना के अंदर खोला गया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है? तो वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी के अंदर जो ज्ञानवापी स्थित है उसके तहखाने के अंदर पूजा करने की इजाजत वापस जिला अदालत ने दे दी है। पूरा मैटर क्या है? वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने के आदेश दिए गए थे और जो जिला जज है डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, उन्होंने 31 जनवरी को अपना फैसला सुनाया था। कुछ यूपी का करंट अफेयर पिछले कुछ दिनों में अपन ने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा है उसको रिवाइज मार लेते हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। जो उबर ऐप है, उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? तो 5 देशों को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया था। पूरा मैटर क्या है? पहली बार WHO ने ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए WHO ने 5 देशों को पुरस्कृत किया है। 5 कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। ट्रांस फैटी एसिड अथवा ट्रांस फैट सबसे हानिकारक प्रकार की एक वसा होती है, फैट होती है। मानव शरीर पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यह मानव रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को कम कर देती है ये फैट, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देती है। WHO क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 5 नए जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। वेटलैंड और रामसर साइट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होती है, अपन डिटेल एनालिसिस में इसको कवर करेंगे। भारत के 5 और वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी गई है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें से जो 2 वेटलैंड्स हैं वो तो तमिलनाडु के हैं और 3 वेटलैंड्स कर्नाटक के हैं। 2 वेटलैंड तमिलनाडु के और 3 वेटलैंड कर्नाटक के, टोटल 5 वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। इन 5 को शामिल करने के बाद टोटल 80 वेटलैंड ऐसे हो गए हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारत में वर्तमान में कितने वेटलैंड्स है जिनको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। तो इन 5 को जोड़ने के बाद टोटल 80 वेटलैंड्स है जिनको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुए वेटलैंड्स 5 कौन कौन से हैं? तो एक तो है अक्सर समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, तो अंश समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक याद रखना है। एक है अगनासिनी एस्चुरी कर्नाटक के अंदर, एक मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक के अंदर। 3 तो ये कर्नाटक के वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, और 2 तमिलनाडु के वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर है, एक है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन। तो ये 2 तमिलनाडु के अभ्यारण्य है जिनको वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया है, वेटलैंड है जिनको रामसर के अंदर शामिल किया गया है। अब तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। तमिलनाडु के 16 वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। उसके बाद यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसके 10 वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, और ये दूसरे नंबर पर आता है यूपी। आर्द्र भूमि या वेटलैंड होती क्या है? तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, जो प्रदूषित जल होता है उसको प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र वर्ष भर आंशिक रूप से या पूरी तरह से जल से भरा रहता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रामसर संधि क्या थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी जिसे रामसर संधि कहा जाता है। ये रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी। 2 फरवरी को अपन आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1975 को ही ये संधि लागू हुई थी, तो उसी के चलते 2 फरवरी को अपन आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2024 को जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 के आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये था 2 फरवरी 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इस वीडियो को कर दो लाइक, एक अच्छा सा कर दो कमेंट। टेक केयर, जय हिंद।